क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 6, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। लेक्चर नंबर 1 होगा। और बाकी हमने कितनी केमिस्ट्री ख़त्म कर ली है, कितने नंबर की, मैं बताता हूँ आपको। सॉलिड स्टेट ख़त्म किया हमने 3 नंबर का, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए 3 नंबर का ये ख़त्म हो गया। दूसरा बात करें हम विलयन की 5 नंबर का। तीसरा बात करें हम रासायनिक बलगत की 5 नंबर की। पहला ठोस अवस्था विलयन, विद्युत रसायन है। फिर रासायनिक बलगतकी की बात करें 5 नंबर की। फिर बात करें पृष्ठ रसायन की तो 4 नंबर की। टोटल कर लो बेटा, टोटल कर लो 8 8 5 13 13 5 18 18 4 22 नंबर की साइंस। हम 22 नंबर की केमिस्ट्री हमारी हो गई ख़त्म। पता है तुमको 22 नंबर की केमिस्ट्री हम पढ़ चुके। आप कितना पढ़े हो अब हमको नहीं पता। इस लेसन से आता है 3 नंबर का। इस लेसन से आता है 3 नंबर की। लेसन ख़त्म होने के बाद 25 नंबर ख़त्म हो जाएगी। अगला लेसन से आता है 7 नंबर का, पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक का है। अब यहाँ से जो पोर्शन शुरू हो रहा है, यहाँ से इनऑर्गेनिक का शुरू हो रहा है। कौन सा? इनऑर्गेनिक का शुरू हो रहा। इनऑर्गेनिक समझने के लिए आपको फर्स्ट ईयर का रासायनिक आबंध वाला लेसन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। यानी कि चैप्टर 11 का चैप्टर नंबर, ये लेसन, ये सारे इनऑर्गेनिक आपको पढ़नी थी, इतना आपको पता होना चाहिए। 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ो जाके, और चैप्टर नंबर 4 पढ़ो जाके, रासायनिक आबंध वाला और पीरियाडिक टेबल वाला, आवर्त सारणी वाला लेसन। ये 2 लेसन आपको फर्स्ट ईयर के आपको पता होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। तभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाएंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में कितने लेसन होंगे? 5 लेसन तो फिजिकल के थे, तो छठा लेसन, 7वां लेसन, 8वां लेसन, 3 लेसन। इससे 3 नंबर का, इससे 7 नंबर का, इससे 3 ही नंबर का। समझ गए? इतना आता है। तो 13 नंबर का इस इनऑर्गेनिक है, 22 नंबर की फिजिकल है, और बाकी सब ऑर्गेनिक है। समझ गए? चलो, तो ये तीनों लेसन जल्दी। पी ब्लॉक सबसे लंबा है, पूरी केमिस्ट्री सबसे लंबा लेसन कौन सा है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कम से कम 20 लेक्चर तो लगेंगे ही। आई थिंक 20 लेक्चर लग जाएंगे, 20 दिन। तो इस लेक्चर कोशिश करूँगा मैं इसी हफ्ते में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अगर वीडियो बढ़ाना पड़ेगा तो वीडियो बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, पर कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर ले इस लेसन को, ठीक है। तो ये लेसन है, लेसन का नाम लंबा है। शॉर्टकट में आप सीधा सीधा बोलेंगे तो धातु कर्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कौन सा लेसन है? धातु कर्म, मेटलर्जी, धातु कर्म। समझ गए? धातु कर्म सीधा सीधा बात बोल सकते हैं, क्योंकि धातु कर्म होता क्या, मेटलर्जी होती क्या, यही होती है। तत्वों का निष्कर्षण ही क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है, मेटलर्जी कहलाते हैं। METALLURGY। क्या बोला मैंने? METALLURGY, मेटलर्जी, मेटलर्जी। समझ गया? अब थोड़ा सा जानते हैं क्यों इस लेसन की ज़रूरत है, क्यों पढ़ना है इसे, काहे लिए रखा गया सिलेबस में। तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। धातु कर्म होता क्योंकि हमें आपको पता है, कोई भी चीज़ हो, जो भी गहने हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट ये जो इसका जो फ्रेम लगा हुआ है, ये वाला, ये भी क्या है? ये भी धातु है। ये भी क्या है? धातु है। धातु कैसे आती है? हमें अयस्कों के रूप में मिलती है, खनिजों के रूप में मिलती है पृथ्वी में, जिसके हम अब खनिजों के रूप में मिलती है तो उसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है, शुद्ध थोड़ी मिलती है। अब ये इसी तरह की थोड़ी ना मिल गई। अब इसमें बहुत सारा मिक्सचर था, अशुद्धियाँ थी, उन्हें दूर करके इसे प्योर करके निकाला गया। तो धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसलिए हमें
इसकी ज़रूरत है। अब कैसे निकालते हैं, कैसे इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, कैसे इसे शुद्ध करते हैं, वही सब हमें इसी में कौन कौन सिद्धांत इसके लिए हैं, वही हमें इस लेसन में पढ़ना है। समझ गए इस लेसन क्यों पढ़ना है? तो समझ में आ गया होगा। अब आप धातुओं की उपलब्धता की बात करें तो आपको पता होगा सब पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। पृथ्वी की बात करें तो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है सबसे अधिक। दूसरा कौन होता है? सिलिकॉन होता है। तत्वों की बात करें सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है 49% लगभग। समझ गए? भार में देखें पृथ्वी का भार का तो सबसे तत्वों के भार में कौन सा तत्व है ज़्यादा? तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, और सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा धातु हमारी भूपर्पटी में पाई जाती है एल्युमिनियम। समझ गए? क्योंकि सिलिकॉन जो है ये क्या है? ये धातु नहीं है। धातु की बात करें तो सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसके बाद आयरन पाया जाता है। इसके बाद क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आयरन के बाद कैल्शियम पाया जाता है, फिर सोडियम पाया जाता है, और फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, इस तरह से पाए जाते हैं। तो सब सर्वाधिक भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? एल्युमिनियम होती है। सर्वाधिक भूपर्पटी में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सर्वाधिक भूपर्पटी में पाए जाने वाला अधातु तो सिलिकॉन। सर्वाधिक पाए जाने वाली उपधातु भूपर्पटी में तो भी सिलिकॉन, क्योंकि ये दोनों काम करती है ना, हमने बताया था। ये उपधातु का भी काम कर लेती है। कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए? ठीक है। अब भूपर्पटी में 98% भाग केवल 9 तत्वों का बना होता है। जो भूपर्पटी होती है उसमें 98% भाग जो होता है सिर्फ 9 तत्वों से मिलकर बना होता है, जो अभी मैंने आपको बता डाले। ठीक है, समझ गए? और बाकी 2% अन्य सभी तत्व आ जाते हैं। धातुओं की अकुरेंस की बात करें, उपस्थिति की बात करें, हेडिंग डाल लो आप धातुओं की उपस्थिति। धातुओं की उपस्थिति, धातुओं को उपस्थिति, धातुओं को उपस्थिति। धातुएं कितने तरह के? या तो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है या तो फ्री स्टेट में पाई जाती है। धातुएं प्रकृति में धातुएं 2 रूपों में पाई जाती हैं। प्रकृति में धातुएं 2 रूपों में पाई जाती है। एक मुक्त अवस्था, दूसरी संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था, समझ गए? मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। समझ गए? अब फ्री स्टेट में कौन सी पाया जाएगी? थोड़ा थिंक करो, जवाब मिलेगा। फ्री स्टेट में कौन सी पाया जाएगी? झंडू बाम बताओ। फ्री अवस्था में कौन सी पाई जाएगी? जो क्रिया नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, जो क्रिया नहीं करेंगे। अब हम हैं, हम अकेले रह सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, तो हम अकेले पाए जाएंगे, फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। हम अकेले नहीं रह सकते, हम रह ही नहीं सकते अकेले, तो हम किसी और के साथ पाए जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो बस वही काम है। कौन सी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में रह सकते? कौन सी धातुएं इनर्ट होती हैं? पता होना चाहिए ना। जैसे कि Au है, Ag है, ये क्या होती हैं? क्या होती हैं? उत्कर्ष गैसें हैं ना, ये सभी क्या होती हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं भी पाई जाती है, ऐसा नहीं। सल्फर जैसे कार्बन है, ये कुछ हैं, ये सल्फर कार्बन वगैरह, ये धातुएं भी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन धातु में बात करें तो सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, ये सभी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो आप हेडिंग बना के क्या लिख लोगे? जो धातुएं कम सक्रिय होती हैं, जो धातुएं कम सक्रिय होती हैं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। कुछ अधातुएं भी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कार्बन। अब मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊँगा, उस तरह क्लास के जैसे एकदम नहीं चलूँगा, मतलब यहाँ पे वीडियो में ख़राब लगता है। समझ रहे हो ना? उस तरह से मैं बोलता हूँ क्लास के जैसे कोई से वीडियो देखने आता है तो उसको अच्छे नहीं लगता। तो मैं ऐसा पढ़ाऊँगा, तो आपको नोट बनाना है तो आप बनाइए, ठीक है? समझ लीजिए, आप एक एक लाइन रोक के लिख सकते हैं वीडियो बना के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बच्चा लोग, अब थोड़ा वीडियो के जैसे पढ़ाऊँगा, मैं उस तरह नहीं पढ़ाऊँगा, कोशिश नहीं रहेगी मेरी। तो समझ गए? संयुक्त अवस्था में कौन से? वे सभी सक्रिय धातुएं जो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो धातुएं सक्रिय होती हैं वो सभी क्या होती हैं? प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे क्या होता है? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, समझ गए? जिंक, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, हो गया, लिख चुके इतने चीज़। अब आ जाते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी होती है इस लेसन में पढ़ने के लिए, जो इस्तेमाल होगी पूरे लेसन में।
पहली आ जाते हैं खनिज, पहली आ जाते हैं खनिज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। आप सुने होंगे। खनिज क्या होते हैं? कोई भी जो भी तत्व होते हैं प्रकृति में जिस रूप में खोदे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व। वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी में यौगिक जिस रूप में भी पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा जी? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं अयस्क की बात। अयस्क, अयस्क इसको क्या बोलते हैं? और क्यों बोलते? और मतलब कूड़ा करकट। ठीक है। और अयस्क क्या बोले मैंने? जो वे सभी खनिज, क्या बोला मैंने? वे सभी खनिज जिनसे जिनसे धातुओं का निष्कर्षण अधिक लाभ तथा कम खर्चे में किया जा सकता है, अधिक लाभ तथा कम खर्चे में किया जा सकता है, ऐसे कहलाते हैं। समझ गए? मतलब कोई भी खनिज हो उसमें से अगर धातु का निष्कर्षण हम धातु को उसमें से निकाल सकते हैं कम खर्चे में और फायदा अधिक हो तो वो क्या कहलाएगा? उसका अयस्क कहलाएगा। समझ गए? मतलब इंडस्ट्रियल रूप से करते हैं ना, व्यापार करने के लिए तो ये काम होता है। धातु क्यों निकालते हैं? लोहा क्यों निकालते हैं? बिकेगा, मार्केट में जाएगा, व्यापार करेंगे, बिजनेस है एक तरह का ये। समझ गए? ऐसा नहीं मान लो एक ढेला नीला ज़मीन से इतना बड़ा, एक ढेला मिला इतना बड़ा, इसमें मान लो यफी, इस ढेले में यफी कापर जो है, यफी जो है 70% है, इस ढेले में 50% है यफी। इसमें इस ये दोनों खनिज हैं, दोनों क्या है? खनिज हैं। इस ढेले में 50% कापर, सॉरी यफी है, आयरन है। इस ढेले में 70% आयरन है। लेकिन इससे अगर आयरन निकाला जा रहा है तो इससे मान लो 100 रुपये खर्चा आ रहा है, इससे 100 रुपये खर्चा आ रहा है। इससे निकाला जा तो खर्चा हमारा 60 रुपये का आ रहा है, 60 रुपये का आ रहा है। अब थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इससे निकालने में थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा है। फ़ायदा इसमें हमारा कम खर्चा आ रहा है, भले थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है लेकिन इसमें हमारा घाटा ज़्यादा हो रहा है। तो हम इससे नहीं निकालेंगे। किससे निकालेंगे? इसी से निकालेंगे। जो धातु का निष्कर्षण करेंगे इसी वाले खनिज से करेंगे। तो जो जिस धातु का या फिर जिस धातु का निष्कर्षण करेंगे उसी धातु का क्या कहलाएगा? उसी धातु का क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। उसी धातु क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। आशा करते हैं समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ी कोशिश करूँगा क्लास वाली स्टाइल पढ़ाने में, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाने लगा था बच्चे पसंद नहीं करते थे। ठीक है, समझ गए? थोड़ा उसी स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश करें जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ। समझ गए? समझना हो तो कंसंट्रेट बना के ध्यान से एकाग्रता बना के सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो झंडू बाम समझने लगते हैं लोग। ठीक है, टीचर का झंडू बाम लगता है ना, ये टीचर है, पता नहीं कैसे पढ़ाता है, बोलता कैसे। समझ गए? इतना सीख समझ में आया? आशा करते समझ में आ गया होगा। समझ गए? इस प्रकार क्या पता चला? जो भी खनिज है ऐसा नहीं है जैसे मैंने जो बताया, जो भी खनिज हैं सभी खनिज को हम अयस्क नहीं बोलते, सभी खनिज को अयस्क नहीं बोलते। उन्हीं खनिज को अयस्क बोलते हैं जिनसे हम आसानी से, सरलता से, कम खर्चे में अधिक लाभ के लिए धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, वही खनिज अयस्क होते हैं। अतः क्या बोल सकते हैं? एक पॉइंट बना लोगे आप, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते परंतु सभी खनिज अयस्क होते हैं। स्पीड तेज हो तो कमेंट कर देना वीडियो में। कमेंट करना सीखो गधो, कमेंट किया करो वीडियो में, कमेंट करो, बोलो सर स्पीड तेज़ थी, स्पीड स्लो करो, मैं कल से स्लो कर लूँगा। ठीक है, कमेंट कर देना गधो। यार हो तुम सब साले, ना तो वीडियो शेयर करते हो गधो, ना तो सालो गधा हो तुम सब। कोई दिक्कत नहीं, चलो क्या करेंगे, हमको समझ आ गया कि बात की नहीं। अब आ जाता है गैंग या अधात्री। अब आ जाता है गैंग या अधात्री। गैंग, गैंग गैंग मतलब समझते, बहुत ज़्यादा झुंड होता है। अब धातु इतनी सी है, धातु इतनी से, इसमें साला कबाड़ चढ़ा रहता है इतना सा, मतलब कुत्ते साले चारों तरफ कुत्ते, एक शेर बीच में अकेला है जिससे हमें मतलब है, लेकिन कुत्ते चारों तरफ खड़े रहते हैं। कुत्ते क्या कहे रहते हैं? चारों तरफ खड़े रहते हैं इसकी पहरेदारी में। तो इन कुत्तों को बाहर करना है, इन कुत्तों को बाहर करना है और हमें इस हीरे को निकालना है, इस शेर को निकालना है। ये जो कुत्ते हैं क्या कहलाएंगे? अधात्री या गैंग कहलाएंगे। जो अधात्री है गैंग कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है जब कोई अयस्क निकाला जाता है, ठीक है, पृथ्वी से,
तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब जो जैसे हमें जिस धातु का निष्कर्षण करना है उसी से तो हमें मतलब है, हमारा शेर वही है, हमारे लिए हीरा वही है, बाकी जो भी वो हमारे लिए क्या हुई, अशुद्धि हुई, बाकी जो भी है हमारे लिए क्या हुई, अशुद्धि हुई। उन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए जैसे कि उसमें बहुत सारे ये भी होते हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी व धूल बालू भी होती है, वो सभी क्या कहलाती है, अशुद्धि कहलाती है। समझ गए, समझ गए, समझ गए, लिख लो। खनिज में मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि व्यर्थ पदार्थ मिले रहते हैं। खनिज में कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि व्यर्थ पदार्थ मिले रहते हैं, जिन्हें गैंग या अधात्री कहते हैं, जिन्हें गैंग या अधात्री कहते हैं, जिन्हें गैंग या अधात्री कहते हैं। समझ गए। अब थोड़ा मैं हिंट देना चाहूँगा, कभी कभी आएगा ऑक्साइड अयस्क, कभी कभी आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ लिखाऊंगा नहीं, ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क होगा तो उसमें ऑक्सीजन होगा। कभी कहेगा सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क तो उसमें सल्फर होगा। समझ रहे हो। कभी कहेगा ऑक्साइड अयस्क, कभी कहेगा सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड कहेगा तो ऑक्सीजन होगा, सल्फाइड कहेगा तो सल्फर होगा। समझ गए। इसी तरह बहुत चीज़ें बताया करता है, जो भी हमें पढ़ना है हम पढ़ते जाएंगे। और मैं बता दूं आपको, सिल्काइड अयस्क कहेगा तो सिल्कर होगा, सिल्कान होगा, सिल्काइड अयस्क कहेगा तो क्या होगा, सिल्कान होगा। समझ गए। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। बाकी बहुत सारी धातुओं को बहुत सारे अयस्क होते हैं, जो भी हमारे सिलेबस में मैं उसको जब पढ़ाऊंगा, उसका जैसे आयरन पढ़ाऊंगा, कापर पढ़ाऊंगा, तो उसके अयस्क उसी टाइम लिखा दूंगा, उसकी अभी टेंशन आपको लेने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चा लोग। हेडिंग डाल लो धातु कर्म, हेडिंग डाल लो धातु कर्म, धातु कर्म, मेटलर्जी, थोड़ी देर पहले लिखे थे ना मैंने इंग्लिश, मेटलर्जी। मेटलर्जी ये क्या होती है, जैसे मैंने बताया, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। कोई भी अयस्क हो, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। समझ गए। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है धातु कर्म, अर्थात धातु का निष्कर्षण ही क्या है, धातु कर्म है। धातु का निष्कर्षण मतलब क्या, निष्कासित करना। निष्कर्षण मतलब क्या बोले, निष्कासित करना धातु को, किसी चीज़ से धातु को क्या करना, निष्कासित करना ही धातु कर्म कहलाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अयस्क में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे मैंने बोला अभी समझाया अयस्क क्या है। समझ गए, ये चीज़ हो गई। समझ गए। धातु कर्म के बहुत सारे पद होते हैं। धातु कर्म के मुख्य 5 पद होते हैं। धातु कर्म के मुख्यतः 5 पद होते हैं। धातु कर्म के मुख्यतः कितने पद होते हैं बच्चा जी, 5 पद होते हैं। पहला क्या आ जाता है, सांद्रण। पहला क्या आ जाता है, सांद्रण। पहला क्या आ जाता है, सांद्रण। दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, निस्तापन। निस्तापन। सांद्रण में भी कई सारे पद होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। सांद्रण, निस्तापन हुआ भर्जन, कभी कभी सिर्फ भर्जन करते हैं या फिर सिर्फ निस्तापन करते हैं, कभी कभी दोनों करना पड़ जाता है। समझ गए। और फिर अगला क्या आ जाता है, प्रगलन। प्रगलन। फिर चौथा क्या आ जाता है, चौथा प्रगलन के बाद अपचयन करते हैं, अपचयन। अपचयन के बाद क्या आ जाता है, शोधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शोधन, प्यूरिफिकेशन आ जाएगा, शोधन। ठीक है, लिख लेंगे। धातु कर्म के 5 चरण होते हैं, 5 पद होते हैं, 5 चरण होते हैं, पाँचों का नाम ठोको। तो पाँचों का नाम क्या कर लो, ठोक डालो। ठीक है। पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, सांद्रण करेंगे। निस्तापन, निस्तापन करेंगे। कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिनेशन करेंगे। देखो बिल्ली चली गई, हरामखोर। ये बिजली भी ना बड़ी कुत्ती चीज़ है। चलो बल्ब जला लेता हूँ, फ्लैश लाइट जला लिया मैंने। ठीक है, आती है तो आती है, नहीं तो बंद कर देंगे लेक्चर। अगले क्या है, प्रगलन है। अगला क्या है, प्रगलन है। अगला चयन है। ठीक है, फिर शोधन है। ठीक है, पहले हेडिंग बना छाप डाल लो। पहले हेडिंग क्या करो, डाल लो, डाल लो, डाल लो, डाल लो, डाल लो, सांद्रण। शानदार।
सांद्रण। माइंस, माइंस बोले खान, खान से ही अयस्क निकाले जाते हैं। खानों से प्राप्त अयस्क में, खानों से प्राप्त अयस्क में अधात्री, अधात्री मिली होती। अधात्री मैंने बोल दिया ना कि जो कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब होते हैं, धूल कण, ये सभी क्या है, अधात्री हैं। अधात्री मिली होती है। इसे दूर करना, इसे दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण करने की प्रमुख विधियां निम्न हैं। सांद्रण करने की प्रमुख विधियां निम्न हैं। पहले सबके नाम लिख डालो। पहले सबके क्या लिख डालो बेटा जी, नाम लिख डालो। सांद्रण करने की प्रमुख विधियां निम्न है। पहला क्या है, गुरुत्व विधि। पहले क्या है, गुरुत्व विधि। कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो। दोबारा इंपॉर्टेंट भी करवा दूंगा, पर टॉपर वही जो सब पढ़ेगा। सारा पेपर में कुछ भी आए सब दगा देना है, सब ऐसा पढ़ के जाना है, साला कुछ भी आए दगा देना है, बस टॉप वही करेगा। मैं ये नहीं कि इंपॉर्टेंट लेके चल रहा हूँ, पढ़ा दूँ, सिलेबस खत्म कर दूँ 2 महीने में, उससे कुछ होने वाला। मैं सिलेबस तो वहीं से भी उड़ा दूंगा। अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा तब भी। समझ गया, गुरुत्व विधि। दूसरी क्या आ जाती है, फेन प्लवन विधि। दूसरी क्या आ जाती है, फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। तीसरी कौन सी आ जाती है, तीसरी क्या कौन सी है, मैग्नेटिक चुंबकीय विधि। मैग्नेटिक पृथक्करण आती है। क्या आती है, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण, करण, समझ गए। और चौथी कौन सी आ जाती है बच्चा जी, चौथी कौन सी आ जाती है, निच्छालन आ जाती है। कौन सी आ जाती है, निच्छालन आ जाती है। निच्छालन या लीचिंग, जो अभी अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ये एक तरह की रासायनिक विधि होती है। निच्छालन एक तरह क्या होती है, रासायनिक विधि होती है, निच्छालन। तो इन्हें अभी पढ़ना है, गुरुत्व विधि, फिर प्लवन विधि, चुंबकीय विधि, निच्छालन विधि। ये एक तरह का रासायनिक विधि है। थोड़ा थोड़ा मैं हल्का सा बता देता हूँ, फिर नोट कराता हूँ आपको। गुरुत्व विधि में क्या करते हैं, गुरुत्व विधि में गुरुत्वाकर्षण द्वारा होता है। जैसे कि कोई अयस्क लाएंगे, उसमें पानी भर, इसमें कोई जैसे ये टब है, नहीं कोई कंटेनर है, बर्तन है, जो भी है, पानी भर देंगे, उसमें अयस्क डाल देंगे। अयस्क डाल देंगे जो अयस्क भारी कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण कारण, और जो होंगे जल में तैरते रहेंगे। जो तैरते रहेंगे, जो अयस्क होगा वो भारी होगा, धातु, वो नीचे बैठ जाएगी। बाकी अशुद्धियाँ धातु जो होगी ऊपर तैरती रहेगी, उसे हम जल द्वारा अलग कर देंगे। ठीक है, फैन प्लाविन आप 10 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, एक वो होता है, ठीक है, एक हवा पास करने के लिए एक नली लगेगी, वायु प्रवाह, यहाँ पे छिद्र होते हैं। इसमें क्या करते हैं, पानी के घोल में अयस्क मिला देते हैं, उसमें चिड़ का तेल या तारपीन, चिड़, ये जो भी बोलो, तेल मिला देते हैं कुछ बूंदे। ठीक है, जो फिर वायु का तेज धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिर क्या होता है, फेन बन जाता है, फेना बन जाता है। झाग जो अशुद्धियाँ होती है, या फिर जो अयस्क होता है वो झाग के रूप में सतह पर तैरने लगता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। ये सभी चुंबकीय पृथक्करण भी तंत्र में पढ़ चुके हो। चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड वाली एक चक्की होती है, जिसमें एक तरफ चुंबकन लगा होता है, पहिया लगा होता है, एक तरफ ऐसे होता है, इस पर पट्टा चढ़ा होता है, इस पर एक गाला, यहाँ पे अयस्क डाला जाता है, ये घूमता है, यहाँ पे घूमता है, ये चुंबकीय होती है। जो चुंबकीय अयस्क होते हैं, जैसे आयरन बॉक्साइड वगैरह लिए हम। ठीक है, आयरन कोई अयस्क है तो ये लोहा होगा तो चिपकेगा, अयस्क चिपकेगा तो इसे चिप करके यहाँ तक आएगा, यहाँ पे छोड़ेगा तो यहाँ पे गिरेगा, जो अशुद्धियाँ होंगी वो इधर गिर जाएंगी, तो ऐसे अलग हो जाता है। निच्छालन में तो रासायनिक विधि है, मैंने बताया आपको, इसे हम डिटेल में पढ़ के समझ लेंगे। लाइट नहीं आ रही है, लाइट का इंतज़ार कर लेते हैं, नहीं तो छोड़ते हैं। अब इसके आगे ये सब कल पढ़ लेंगे अगले वीडियो में। देखें कितना लंबा वीडियो बना है, तो 24 मिनट का वीडियो हो रहा है। चलिए छोड़ते हैं, इतना आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप बुक से नोट भी कर लेना, बाकी हम नहीं तो कल इसे नोट करवा देंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो थैंक यू सो मच वीडियो को बनाए रखने के लिए। अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा, ऐसे ही पढ़ूँगा। अच्छा लगा हो, कैसा लगा हो, क्या लगा हो, कैसा लगा है, प्लीज़ मुझे बता देना, मैसेज कर देना कि हाँ ऐसे ही पढ़ाओ, स्पीड में ही चलो, या फिर और
तरीका बदलूँ, जैसा भी हो बताना प्लीज़। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।